गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा कुछ और मेम्ब्रेन बॉन्डेड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं जिनको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राइबोसोम की। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द सेल बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। एक ऐसा ऑर्गेनेल हमारी सेल के अंदर पाया जाता है जिसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहती है। उसका नाम क्या है? राइबोसोम, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाया जाता है। Within the cell, ribosome are found only in the cytoplasm, but also within the two organelles, chloroplast in plant and mitochondria and on rough ER। ठीक है, हमारे सेल के अंदर राइबोसोम मेनली जो उसकी लोकेशन है वो है साइटोप्लाज्म। इसके अलावा वो प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है और साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया और रफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होता है, जो राइबोसोम है वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एनिमल सेल कंटेन another membrane bond organelles called centrosome which help in cell division। तो एक और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल केवल एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। राइबोसोम बोथ प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाता है। इसके अलावा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। लेकिन जो सेंट्रोसोम है वो केवल एनिमल सेल में पाया जाता है और ये सेल डिवीजन के टाइम पे सेल को हेल्प करते हैं। ठीक है, सेल फर्दर ग्रेटली इन साइज शेप एंड एक्टिविटीज़। फिगर 8.1 में आपको डिफरेंट टाइप की सेल्स को का डायग्राम दिया गया है और इनके शेप अलग अलग हैं, इनकी एक्टिविटीज़ और इनके साइज भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल mycoplasm, the smallest cell, are only 0.3 micron-meter in length, while bacteria could be 3 to 5 micron-meter। सबसे छोटी सेल जो होती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है माइकोप्लाज्म्स, जिनका शेप बहुत छोटा 0.3 म्यूक्रॉन मीटर तक होता है। और अगर हम सेल के अदर शेप्स की बात करें तो लगभग 5 म्यूक्रॉन मीटर तक सेल देखने को मिलती है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज़ द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। तो जो शुतुरमुर्ग होता है ऑस्ट्रिच, उसका एग जो है वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। Among the multicellular organisms, human red cells are about 7.0 micron meter in diameter. Nerve cells are some of the longest cells in human body। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनका डायमीटर लगभग 7 म्यूक्रॉन मीटर के बराबर होते हैं और सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है वो हमारी नर्व सेल होती है। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन दियर शेप। इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप की सेल्स बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं। दे में बी डाइस लाइक, उनका शेप डाइस लाइक भी हो सकता है, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद इन द फंक्शन ऑफ दे परफॉर्म। तो अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, सेल्स का अलग अलग शेप या स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो इस डायग्राम में जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले रेड ब्लड सेल आपको दिखाई गई है राउंडेड एंड बाइकॉनकेव शेप की। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल आपको एमोबॉइड शेप की दिखाई दी गई है। इसके अलावा कॉलमनर एपिथेलियल सेल के बारे में आप स्टडी कर चुके हैं।
छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा है। लॉन्ग और नैरो इसका शेप होता है। इसके अलावा नर्व सेल आपको दिखाई दे रही है। और इसके अलावा ट्रैकिड की सेल, ट्रैकिड कहाँ पाए जाते हैं आपके जाइलम फ्लोएम में पाए जाने वाले वैस्कुलर बंडल में पाए जाते हैं। और इसके साथ ही मीजोफिल सेल आपको राउंडेड और ओवल शेप की दिख रही है। तो बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गीज। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो मेनली किस में पाई जाती है, वो बैक्टीरिया जितने भी हैं, और इसके अलावा एल्गीज हैं, माइकोप्लाज्म हैं, और पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जिनको हम वायरस वगैरह बोलते हैं। तो इनकी सेल्स क्या होती है, प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल होती है। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन द यूकैरियोटिक सेल्स। इनका साइज का क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है। और इनमें एक गजब की एबिलिटी क्या होती है, मल्टीप्लाई होने की। ये काफ़ी कम समय में अपने दुगने तिगने चौगने नंबर्स में क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपीज़ को बनाने की इनमें कैपेसिटी होती है। दे मे वेरी जेंटली इन शेप एंड साइज। इनका शेप और साइज अलग अलग देखने को मिलता है। द फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरिलम। ठीक है, बैसिलस रॉड लाइक स्ट्रक्चर वाले बैक्टीरियाज हैं, कोकस जो हैं वो स्पेरिकल शेप वाले हैं, और विब्रियो जो हैं वो कॉमा शेप, और स्पाइरिलम स्पाइरल शेप के क्या हैं, बैक्टीरियाज हैं। द ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल is fundamentally similar, even though prokaryotic exhibit a wide variety of shape and functions. तो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, वो फंडामेंटली क्या है, सिमिलर है। किसके साथ सिमिलर करता है वो, जितने भी वेराइटीज़ और वैरायटी ऑफ शेप्स या फिर फंक्शन हमें देखने को मिलते हैं, उनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है। All prokaryotes have a cell wall rounded the cell membrane except in माइकोप्लाज्मा। जितने भी प्रोकैरियोटिक्स हैं सब में क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है सबसे आउटर लेयर में, और उसके साथ क्या होता है, उसके अंदर की वो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इन द सेल इज साइटोप्लाज्म। जो फ्लूइड पूरे सेल के अंदर भरा रहता है उसे क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। कोई ऐसा रीजन नहीं होता है जिसको हम न्यूक्लियस के रूप में डिफाइन कर सकें। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट इन्वेलप बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसका अगर क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, हमें पता है जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनएस वगैरह, वो कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या रहता है, फैला रहता है उसके साइटोप्लाज्म में। उसका कोई एक डिस्टिंक्ट रीजन नहीं होता है, ना ही वो किसी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो इस वजह से जो उसका साइटोप्लाज्म है उसमें ही उसके जेनेटिक मटेरियल क्या रहते हैं, खुले हुए रहते हैं, डिसॉल्व स्टेट में रहते हैं। In addition to genomic DNA, the single chromosome और सर्कुलर डीएनए। तो अगर हम इनके जीनोमिक डीएनए की बात करें तो ये क्या होता है, केवल एक सिंगल क्रोमोसोम का बना होता है, या फिर उसमें क्या होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहते हैं। उनका शेप सर्कुलर टाइप का ऐसे उनकी सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी दिखाई देते हैं जिनमें जीनोमिक डीएनए के अलावा कुछ सर्कुलर डीएनए भी पाए जाते हैं। ठीक है, द स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। तो ऐसे सर्कुलर डीएनए जो जीनोमिक डीएनए से अलग हैं, ठीक है, और उनका शेप कैसा है, सर्कुलर है,
उन्हें क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड बोला जाता है। प्लाज्मिड का क्या यूज होता है, इसको आप 12th क्लास में पढ़ोगे। वैसे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, इन प्लाज्मिड को एक वेक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है। वेक्टर क्या करता है, किसी होस्ट सेल के अंदर जा कर के अपनी कॉपीज़ बनाने में उसमें उसमें कैपेसिटी होती है प्लाज्मिड के अंदर। तो जो चीज़ हमें चाहिए उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगी होस्ट सेल के अंदर, और हमें ज़्यादा अमाउंट में जो मटेरियल चाहिए वो मिल पाएगा। द plasmid DNA are called, confer certain unique phenotypic characters to such bacteria. One such character is resistant to antibiotics. इनके कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टर होते हैं प्लाज्मिड के। एक करेक्टर ये होता है कि जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उनके लिए रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि एंटीबॉडीज़ का इन पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. अब आप इसके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे 12th क्लास में कि कैसे बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन डीएनए का यूज़ किया जाता है, कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो फॉरेजन डीएनए है उसको कैसे मॉनिटर किया जाए, उसे कैसे काम में लाया जाए। फॉरेजन डीएनए का मतलब है जिस करेक्टरिस्टिक्स को हमें चाहिए, जो करेक्टरिस्टिक्स या जिस करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसको क्या बोला जाता है? फॉरेजिन डीएनए। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। जो यूकैरियोट्स हैं उनमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फाउंड रहती पाई जाती है। द ऑर्गेनेल्स लाइक द वन इज in eukaryotes are found in prokaryotic cell except for ribosome. केवल एक राइबोसोम ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इसके अलावा जो बाकी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी प्रेजेंस प्रोकैरियोटिक सेल में आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि क्या होता है, कोई भी रीजन डिस्टिंक्ट नहीं होता है। सारा रीजन उसकी सेल क्या होती है? सेम दिखाई देती है पूरी, ठीक है। अलग अलग रीजन्स हमें देखने को नहीं मिलते। जैसे हम यूकैरियोटिक सेल की अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसका स्ट्रक्चर देखें तो हमें अलग अलग स्ट्रक्चर या अलग अलग शेप देखने को मिलेंगे सेल के अंदर, जो क्या हैं? ऑर्गेनेल्स हैं। Prokaryotes have sometimes unique in the form of inclusions, a specialized difference from the cell membrane called mesosome is the characteristics of prokaryotes. They are essentially infolding of cell membrane. केवल कुछ क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड रीजन पाया जाता है सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक की। क्या होता है वो क्या होता है? वो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको मीजोसोम कहते हैं, जो इनफोल्डिंग की वजह से सेल मेम्ब्रेन के अंदर की ओर फोल्ड होने की वजह से कभी कभी ऐसे रीजन्स दिखाई देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जिनको क्या बोला जाता है? मीजोसोम बोला जाता है। अब हम बात करेंगे सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। सेल इनवेलप कौन होता है? जो सेल को कवर करने का काम करते हैं, और प्लांट सेल में ये सेल वॉल है, और एनिमल सेल में ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। द मोस्ट prokaryotic cells, particularly the bacterial cell, have a chemically complex cell envelope. जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनकी जो इन्वेलप है, सेल इन्वेलप, वो क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा केमिकली कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस से मिलकर के बनी होती है। द सेल इनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बॉन्ड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स followed by the cell wall and then the plasma membrane.
तो यहाँ पर 3 टाइप की लेयर्स बैक्टीरियल सेल के अंदर पाई जाती हैं। सबसे बाहर की ओर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर पाई जाती है, उसके बाद मिडिल लेयर सेल वॉल की, और सबसे ज़्यादा इनर जो लेयर है वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Although each layer of the envelope perform distinct function, they act together as a single protective unit. तो इन सारी लेयर्स का अपना अपना डिस्टिंक्ट फंक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट इनका वर्क है, और इसके साथ ही एक सिंगल अगर प्रोटेक्टिव यूनिट के रूप में अगर हम देखें तो इसका जो वर्क है वो क्या है, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। Bacteria can be classified into two groups on the basis of differences in their cell envelopes and the manner in which they respond to staining procedure developed by Graham-Wedge। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। किस चीज़ पे बेस्ड होकर के कि उसकी सेल मेम्ब्रेन कैसी है, और वो एक स्टेनर होता है, स्टेनर कलर होता है जो सेल ऑर्गेनेल्स को कलर करने का काम करती है। ठीक है, तो इस उसका नाम होता है ग्राम, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे ग्राम जिन्होंने इस मेथड को डेवलप किया था, तो उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए इसको ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, दोस्त दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव, एंड द अदर्स दैट डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरियाज जो इस स्टेनिंग एजेंट में स्टेन हो जाते हैं, जिनमें कलर चढ़ जाता है ये स्टेनिंग कलर, उनको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, और जिनमें ये नहीं चढ़ता है उन्हें क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। Glycocalyx different in composition and thickness among different bacteria। जो ग्लाइकोकैलिक्स है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, वो उसका जो कंपोजिशन होता है और उसकी जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है सारे बैक्टीरियाज में। किसी में वो ज़्यादा हो सकती है और किसी में वो कम भी हो सकती है। इट कुड बी अ लूज स्लीथ कॉल्ड द स्लाइम लेयर in some, while the other it may be thick and tough called capsule. The cell wall determine the shape of the cell and provide a strong structural support to prevent the bacterium from bursting and or collapsing। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है, वो अलग अलग उसकी कंपोजिशन या फिर उसकी थिकनेस क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जहाँ पर ये लूज स्लीथ के रूप में प्रेजेंट रहता है तो उसे स्लाइम लेयर बोला जाता है, और जिन बैक्टीरियाज में ये काफ़ी थिक और टफ होती है उनको क्या बोला जाता है, उनमें कैप्सूल बोला जाता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोला जाता है, या तो स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल। इसके बाद जो सेल वॉल होती है वो किसी भी बैक्टीरियल सेल का शेप डिटरमाइन करने का काम करती है। ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट किसको प्रोवाइड करती है, बैक्टीरिया को प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो जो बैक्टीरिया की सेल है वो ब्रस्ट न कर जाए, टूट न जाए, या फिर कोलेस्प न करे, किसी अन्य पार्टिकल के साथ अगर वो टकराती हैं तो उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज selectively permeable in nature and interact with the outside world. This membrane is similar structurally to that of the यूकेरियोट्स। जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या इसे सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, इनर मोस्ट लेयर है प्रोकैरियोटिक सेल की। तो ये क्या है, ये एक ऐसी लेयर है जो कुछ कुछ पार्टिकल्स को क्या करती है, अपने से अंदर बाहर जाने देती है। तो इस मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या करती है, ये आउटसाइड से जितने भी सब्सटेंस आ रहे हैं उनमें से यूजफुल सब्सटेंस और जिनकी नीड सेल को होती है, केवल उन पार्टिकल्स को अंदर सेल के इनर एनवायरनमेंट में इंटर करने देती है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर
ये मेम्ब्रेन बिल्कुल सिमिलर है स्ट्रक्चरली भी। जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनमें जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है वो सेम प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेम होती है। अच्छा, अभी हमने मीसोसोम के बारे में पढ़ा। अ स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज द मीसोसोम विच इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। These extensions are in the form of vesicle, tubule and lamellae। तो एक जो अभी हमने पढ़ा मीसोसोम है वो क्या होती है, वो एक्सटेंशन से बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। और इसका अलग अलग शेप हो सकता है, जैसे वेसिकल हो सकता है वो ट्यूब्यूल के या फिर लैमेली के शेप में उनका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। तो ये ही प्रोकैरियोटिक सेल को हेल्प करती है किस किस चीज़ में, डीएनए की रेप्लिकेशन करने में और सेल वॉल के फॉर्मेशन में, और इसके साथ ही जो डॉटर सेल बननी है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन secretion process to increase the surface area of plasma membrane and enzymatic content। तो यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशंस या फिर प्रोसेसेस चलती हैं, जैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है, सिक्रेशन की प्रोसेस चलती है, और ये एक सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, या फिर जो एंजाइमेटिक कंटेंट रिलीज हो रहे हैं उसको पूरे सेल में पहुंचाने के लिए। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन into the cytoplasm called chromatophores which contain pigment। तो कुछ ऐसे अदर जो प्रोकैरियोट हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, उसमें उसकी मेम्ब्रेन कुछ अलग रीजन्स में भी डिस्टिंक्ट रहती है, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है, क्रोमेटोफोर बोला जाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, कुछ पिगमेंट या कुछ कलर प्रेजेंट रहते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।